बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बलूचिस्तान का सच में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बलूचिस्तान के मसाइल, वसाइल और अपॉर्चुनिटीज़ पर बात करते हैं और मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स से ये जानने की कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान के असल मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है बलूचिस्तान के नौजवान तलबा और तालिबात को, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो बलूचिस्तान के मौजूदा हालात को किस नज़र से देखते हैं और उनके ख़्याल में बलूचिस्तान के असल मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमराना अज़ीज़ साहिबा। इमराना अज़ीज़ बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी कोयटा की तालिब इल्म हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि बलूचिस्तान के असल मसाइल क्या हैं, सेहत व तालीम के मसाइल पर ख़ुसूसी तौर पर बात करेंगे और इसके अलावा इनका हल क्या है, इनके ख़्याल में ये बलूचिस्तान के बारे में क्या विजन रखती हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इनके साथ मौजूद हैं लुकमान हकीम साहब। लुकमान साहब यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार के तालिब इल्म हैं और खुजदार भी, जैसा कि आपको पता है, कि हमेशा ख़बरों का मौजू रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव ख़बरों का मौजू रहता है। आज हम इनसे खुजदार की भी असल सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे तीसरे जो गेस्ट हैं वो उस्मान जहांगीर साहब हैं। उस्मान जहांगीर साहब लॉ ग्रेजुएट हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़राबाद से। इन्होंने हाल ही में बलूचिस्तान का दौरा किया है और बलूचिस्तान में कई दिन इन्होंने गुजारे हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि बलूचिस्तान के बारे में इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो सब मेहमानों को खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। गुफ्तगू का आगाज़ उस्मान जहांगीर से ही कर लेते हैं। उस्मान साहब, आपने बलूचिस्तान का दौरा किया, वहाँ पे तलबा और तालिबात से मुलाकातें हुई आपकी, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप गए, तो बलूचिस्तान जाने से पहले आपका बलूचिस्तान के बारे में क्या ज़ाविया नज़र था और उसके बाद क्या आपका ख़्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हनीफ साहब आपको और सच टीवी का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। सर, बलूचिस्तान जाने से पहले स्पेशली मैंने अपने इस दौरे में कोयटा और ज़ियारत का विज़िट किया, कायद आज़म रेजिडेंसी का विज़िट किया। 25 दिसंबर वहाँ पर मनाया बड़े पुरजोश तरीके से। और पूरे इस दौरे के अंदर मैंने बलूचिस्तान ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी होगी, बलूचिस्तान की डिफरेंट जामियात की स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया। तो सर, बलूचिस्तान जाने से पहले मेरे जहन में एक बड़ा नेगेटिव सा पर्सपेक्टिव था कि वहाँ पे आप रोड पे घूम नहीं सकते, बाज़ार नहीं जा सकते, वहाँ के लोग आपको अच्छे तरीके से मिलते नहीं हैं, और इस तरह की जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपोगेंडाज, मिस इन्फॉर्मेशन हम इसे कह लें, डिसइन्फॉर्मेशन कह लें, एक जो नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है सोशल मीडिया के उस बबल के अंदर, तो बिल्कुल मेरा भी वही पर्सपेक्टिव था सोशल मीडिया। क्योंकि आपको पता है हम यंगस्टर ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इस प्रोस्पेक्टिव को चेंज करने के लिए मैं बलूचिस्तान गया, वहाँ की यूथ के साथ इंटरेक्ट किया। जो हॉस्पिटैलिटी, जिस तरह मुझे वेलकम किया गया वहाँ की यूथ ने, जिस तरह मैं यूनिवर्सिटीज़ में गया, इवन दैट के बलूचिस्तान कहते हैं कि बाहर से कोई भी है वो बलूचिस्तान की सड़कों पर घूम नहीं सकता। सर, मैं लियाकत बाज़ार भी गया, मैं एयरपोर्ट रोड पर भी गया, मैं बाहर जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो भी मैंने खाई। मुझसे किसी बंदे ने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो। एक प्रोपोगेंडा पूरा क्रिएट किया गया बलूचिस्तान के बारे में, स्पेशली कोयटा शहर के बारे में। जितने मेहमान नवाज वहाँ पे बलोच हैं, जितने मेहमान नवाज वहाँ पे पश्तून हैं, शायद इतने मेहमान नवाज में पाकिस्तान के मुख्तलिफ और शहरों का भी दौरा किया है। हर बंदा अच्छा, आपसे आपको खैरियत आपको पूछता है, तवक्को हर थी बंदा आपको दावत देता है। जाने से पहले कि इस तरह का वहाँ पे, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने का वार्म वेलकम हुआ, आप मुख्तलिफ जगहों पे भी गए, और आपको कोई तवक्को थी कि इसी तरह ही होगा या कोई खदशात थे पहले? सर, तवक्को तो सर जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक सोशल मीडिया देख देख के एक नैरेटिव बिल्ट हुआ हुआ था यूथ का। लेकिन सर, जब मैं वहाँ पर गया तो बिल्कुल मेरी ये एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा था कि, और सर मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो मैंने लिंग्विस्टिक्स देखे हैं, जो कल्चर देखा है, डाइवर्सिटी जितनी बलूचिस्तान में है, कोयटा शहर के अंदर है, 5-6 ज़बानें बोली जा रही हैं, और एक दूसरे के साथ वहाँ के जो लोकल्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेहमान नवाजी आपको दिखा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा, क्योंकि यानी मेरा कोई ना ये जो बलूचिस्तान आप में अजीज। बलूचिस्तान या कोयटा ज़ियारत की जो आप तस्वीर पेश कर रहे हैं, ये उससे टोटली डिफरेंट है जो हमें मीडिया दिखाता है या सोशल मीडिया दिखाता है जो।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, टोटली डिफरेंट है। सोशल मीडिया चले पे दिखाया बाकी जाता दोस्तों है को कि भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ये चूँकि आप तो बाहर से सर गए हुए हैं, ये ख़ुद बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, तो बलूचिस्तान के मकीनों का हाल उनकी अपनी ज़ुबानी सुनते हैं। तो इमराना, आप मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी बोलान की स्टूडेंट हैं, तो बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इसी हवाले से ख़बरों में आती है कि वहाँ पे भी एहतजाज हो गया, क्लासेस का बाइकाट हो गया, पॉलिटिक्स हो रही है। क्या यही है जो हम खबरों में सुनते हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसी तरह का माहौल है या कुछ डिफरेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हनीफ़ कमर साहब हमें यहाँ मदऊ करने के लिए और हमें ये मौका देने के लिए कि हम बलूचिस्तान के हालात पर बात कर सकें। सर, जैसा कि हमारे भाई उस्मान ने कहा कि बलूचिस्तान के हालात बड़े अच्छे हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, हर लिहाज से अच्छा है, हॉस्पिटलिटी है यहाँ पे, बेशक ऐसा है। लेकिन हम चूँकि ख़ुद बलूचिस्तान में पैदा हुए हैं, हमने यहाँ के हालात ज़्यादा अच्छे देखे हैं, यहाँ से ज़्यादा अच्छे वाकिफ़ है। तो ऐसा इतने भी बुरे नहीं है जितने सोशल मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं, और इतने भी अच्छे नहीं हैं कि हम कहें कि हम यहाँ मुकम्मल तौर पे आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने जैसे मेरे ही यूनिवर्सिटी की मिसाल दी, बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी या बोलान मेडिकल कॉलेज, जी हाँ बिल्कुल मैं इसी बात का इकरार करूँगी कि यहाँ होते हैं एहतजाज, होते हैं क्लासेस बंद होती है, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास है, हम सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस की आपस में गिचमिच होती है, तो जिसकी वजह से पूरा तालीमी माहौल ख़राब हो जाता है। इसके अलावा भी बलूचिस्तान में ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम कुल्ली फ़िज़ा में सांस नहीं ले रहे। लेकिन ये जो एहतजाज की टेंडेंसी है, ये पहले से कम हुई है या ज़्यादा हुई है? ये क्योंकि ये ख़बरें, ये इत्तलात हैं कि कुछ साल 2 साल से काफ़ी रिफॉर्म्स कर रही है हुकूमत और उसके नतीजे में कुछ बेहतरी आई है। कोई फ़र्क पड़ा है या जैसे पहले ही आए दिन हड़तालें, एहतजाज वैसे ही चल रहा है काम? नहीं सर, ऐसा है कि फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं ना कि 1-2 साल से, तो 1-2 साल से तो नहीं समझे, कुछ महीने से ही थोड़ा फ़र्क नज़र आया है, 1-2 साल से जी। फ़र्क नज़र नहीं आया। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की मिसाल दूंगी कि पिछले कुछ अरसे में भी ये हुआ है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक चल रहे हैं। 1-2 साल की बात नहीं है समझे, बस ये रिसेंट की बात है, रिसेंटली सही हुआ है। वरना तो हालात ऐसे थे कि हर दिन क्लासेस बंद होते थे, हर दिन हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल होते थे, तो ये हालात चल रहे थे बलूचिस्तान के। और रही इसके बाद सोशल मीडिया की बात, तो इतने भी बुरे हालात नहीं है बलूचिस्तान के कि हम कहे कोई खुली सड़क पे भी नहीं निकल यानी सकता। आपके यहाँ बंदा आ जा सकता है, जी इज्जत के जी साथ जी, वापसी भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, सकती है, जी जी उसकी जी, कोई खतरे अल्हम्दुलिल्लाह, वाली बिल्कुल बात नहीं है। बलूचिस्तान माशाल्लाह बड़ा अच्छा सूबा है। हम सबको मदऊ करते कि यहाँ पे आए, जैसे उस्मान भाई हमारे आए थे, बाकी स्टूडेंट्स आए थे, तो हम सबको कहेंगे कि आप आए, ज़ियारत का विज़िट करें, कायदा आज़म रेजिडेंसी देखिए, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि आप खुली सड़क पे निकल भी नहीं सकते, तो कोई भी आ सकता है, इतने भी बुरे हालात नहीं है। अच्छा लुकमान साहब, खुजदार, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि खुजदार के बारे में भी हमेशा टीवी पे नेगेटिव खबर ही देखने को मिलती है कि वहाँ धमाका हो गया, कोई आईडी फट गई, ये हो गया, वो हो गया। खुजदार, और आपकी चूँकि आपकी अपनी रहायश पंजगूर में है, तो ये पंजगूर खुजदार इस खित्ते के हालात कैसे हैं? सर, जहाँ तक खुजदार की बात है तो खुजदार शहर में उस तरह के मतलब ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से या बाकी इस तरह के तनाज़े होते हैं, उसकी वजह से हालात थोड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल अगर पूरा सूरत हाल देखा जाए तो जिस तरह उस चीज़ को डिस्प्ले किया जाता है उतना ज़्यादा हालात ख़राब नहीं हुए होते। मैं ख़ुद वहाँ पर पिछले 3 साल से वहाँ पर मैं हॉस्टल्स में रह रहा हूँ, और वहाँ इस तरह नहीं है कि आप कहीं बाहर जाके, खुजदार एक बहुत क्वेटा और तुर्बत के बाद मेरे ख्याल से खुजदार एक बहुत फ्री इलाका है जहाँ आप घूम सकते हैं। खुजदार के पिकनिक पॉइंट्स बहुत मशहूर हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा, हैं अभी भी। खुजदार में आजकल भी टूरिस्ट आ रहे हैं? जी जी सर, कराची से हर वीकेंड्स पे या फिर जो एनुअली तो लाजमी आते हैं, वीकेंड्स पे भी हम लोग खुद देखते हैं। हम लोग जब खुद पिकनिक्स पे जाते हैं तो वहाँ पर जो है टूरिस्ट आए हुए होते हैं, और बहुत एक हॉस्पिटैलिटी का वहाँ पर शो होता है। तो ये खुजदार में ये कौन कौन से तालीमी इदारे कौन कौन से हैं वहाँ पे? ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये खुजदार में कैंपस है या मेन यूनिवर्सिटी है यहाँ? सर, यूईटी खुजदार जो है मेन कैंपस है, उसके अलावा उसके सब कैंपसेस वर्ड में और दीगर इलाकों में हैं। अच्छा। बाकी वहाँ पर जालवान मेडिकल कॉलेज है, एक एसबीके का एक कैंपस है, और इसके अलावा एक और सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है खुजदार जी में। जी सर, और दूसरा मेडिकल कॉलेज कौन सा बताया आपने? जालवान मेडिकल कॉलेज। जालवान मेडिकल कॉलेज जी जी। है। और ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जी यूनिवर्सिटी जी, भी एक और यूनिवर्सिटी है, उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, अभी उसको फंक्शनल अभी तक किया नहीं जा रहा। तो आपकी यूनिवर्सिटी में नियर अबाउट कितने तालिब इल्म हैं?
सर 2002 से 3000 तक हमारी यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रेंथ है। जो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं, 2-3 जी, हज़ार जी। तलबा हैं वहाँ जी पे। जी। तो इस यूनिवर्सिटी में तालीमी माहौल कैसा है? सर हमारी यूनिवर्सिटी में तालीमी माहौल काफ़ी बेहतर है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, अगर प्रोटेस्ट और बाकी दीगर चीज़ों के हवाले से देखा जाए, क्योंकि सर वहाँ पर जो है इस तरह के मतलब ऑर्गेनाइजेशंस इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है। और दूसरी चीज़ सर वहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ हुई हुई है कि वहाँ का जो हमारा करिकुलम है वो टाइमली ख़त्म हो जाता है। वहाँ मतलब प्रोटेस्ट से आपका करियर या आपकी जो बाकी तालीमी वो होते हैं वो डिले नहीं होते, क्योंकि हमारा डायरेक्ट पीसी के अंडर आ रहा होता है, वही उस चीज़ को एनालाइज कर रही है। बाकी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ भी काफ़ी दफ़ा हमारे यहाँ वो होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि ये तो हर यूनिवर्सिटीज़ का सर, चाहे बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी एक आम फेल है कि बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी हो, चाहे पंजाब में आप कायद आज़म को उठा के देख लें, हर यूनिवर्सिटी में सर कुछ ना कुछ अब तो तनाज़ात ये होते हैं। रूटीन के मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन जो इमेज इस तरह का पेश किया जाता है कि वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं, एहतजाज हो रहा है, कभी वहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहाँ पे एहतजाज कर रही हैं, कभी तलबा कर रहे हैं, इस तरह की खबरें एक मजबूरी तौर पर जो इमेज बना है, आपकी गुफ्तगू से तो लगता है कि वो इमेज दुरुस्त नहीं है। नहीं सर, इस तरह का बिल्कुल नहीं है। हमारे जो मतलब जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पर इस तरह का नहीं है कि वहाँ के लोग पढ़ते नहीं। आप जाएँ एलुमनाइज उनको देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ की तालीम का क्या मयार है। बाकी सर ये तो छोटे मोटे मसले मसाइल हर आपके इदारे में होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर, क्योंकि पुराना हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि उस हिसाब से बजट्स अभी हाल ही गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा बजट वो नहीं आया है कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आ सके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन अगर आप तालीम के लिहाज से देखें या हालात के लिहाज से देखें तो सर जो डिस्प्ले किया जाता है उसका बहुत ज़्यादा वो एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है वो डिस्प्ले में, और हालांकि हाल इस तरह का ख़ास नहीं होता है। अच्छा उस्मान साहब, एक तासर जो बलूचिस्तान के बाहर के लोग हैं, बलूचिस्तान जिन्होंने नहीं देखा हुआ इस तरह, उनको एक जो मीडिया के ज़रिए ये तासर मिलता है वो ये भी है कि बलूचिस्तान इंतहाई अंडर डेवलपमेंट है। वहाँ पे ना कोई बड़े क्लास के कोई तालीमी इदारे हैं, ना कोई वहाँ पे सेहत की सहूलतें हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इस तरह का भी एक इमेज बलूचिस्तान का आता है कि वहाँ पे पसमानदगी है, महरूमी है, और कोई भी ढंग का कोई इदारा नहीं होगा, ये तासर है। तो आपने क्या देखा वहाँ पे? सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेडिकल के हवाले से जो आपने कहा, सर बोलान मेडिकल कॉलेज इत्तफाक हुए मुझे देखने का, तो सर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर, और जिनकी लैब्स जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती हैं, साथ एक फिर बेहतरीन मैंने बाद में आपसे ये भी जहाँ पे पूछना है कि practical- कश्मीर का और practical बुलान के मेडिकल लिए- कॉलेज का, कश्मीर में मेडिकल कॉलेज है? जी जी सर, मुजफ्फराबाद के अंदर है मेडिकल कॉलेज, एजे के मेडिकल कॉलेज। उसका और इसका जी सर। कंपैरिजन भी फिर आपने करना है कि मुजफ्फराबाद वाला बिल्कुल मेडिकल सर, जरूर कॉलेज करेंगे। और बुलान मेडिकल कॉलेज। जी कंटिन्यू बिल्कुल करें। सर जिस तरह मैं मेडिकल कॉलेज की बात करता, सर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ की गवर्नमेंट ने हमें दिखाया कि किस तरह वो चीज़ें डेवलप कर रही है और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लीट कर रही है, ताकि स्टूडेंट्स को जो डिफ़िकल्टीज हो रही हैं वो फॉलो। सर वहाँ पर मैं ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी का अगर जिक्र ना करूँ तो ये ज़्यादती होगी। सर मैंने बड़ी यूनिवर्सिटियाँ देखी हैं, लेकिन ब्यूटम्स एक बेहतरीन इदारा है। सर वहाँ की फैकल्टी से मेरा इंटरेक्शन हुआ। सर वहाँ पे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है। सर बलूचिस्तान के बच्चे बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, इंक्यूबेशन के बारे में सोच रहे हैं कि वो अपने बिजनेसेस को, इंक्यूबेशन को ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक स्केल कर सकें। और सर वहाँ पे जहाँ तक तालीमी महरूमी की बात की जाती है, तो सर हमारा वीडियो लिंक के जरिए डॉक्टर यार जान, जो सर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं सर, जो दुनिया के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान का फ़ख्र है। सर ये पॉजिटिव इमेजेस हैं बलूचिस्तान की, और जिस तरीके से वहाँ पर सर अभी रिसेंटली वहाँ पे मुझे पता चला कि जो ऑयल था, ऑलिव ऑयल, उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी चल रही है। ऑलिव ऑयल के अंदर मतलब बलूचिस्तान एक वक्त आएगा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, खुद कफील होगा। तो सर एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो रही हैं, पाकिस्तान पूरे के अंदर डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू हुआ है। और रिसेंटली हमने जिस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी ने ग्रो की है, इस तरह हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की इकोनॉमिक क्या ग्रोथ सूरत भी हो हाल रही है? है। आप वहाँ पे ज़ियारत तक गए हैं, सड़कों की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? सर देखें, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मोर देन 50% एरिया है, हम ये इसको कह सकते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ पे आबादी के हिसाब से सबसे
कम आबादी बलूचिस्तान में जो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहाँ पे कोई डेवलपमेंट काम होती है होता सर। हुआ नजर आया है कि ये सड़कों का, कोई सेहत और सफाई का, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम सर होता हुआ नजर आया वहाँ पे? बिल्कुल सर। सर बलूचिस्तान में सड़कें बन रही हैं, डेवलप हो रहा है सर। पैरेलल डेवलपमेंट तो हर जगह होती रहती है। तो जहाँ तक बड़े शहरों की बात है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान को भी और डेवलप्ड और होना चाहिए, स्पेशली कोयटा को, ताकि कोयटा को भी हम स्टेट ऑफ द आर्ट एक कैपिटल सिटी देखें जिस तरह बाकी प्रोविंसेस की हैं। तो सर जिस तरह पैरेलल डेवलपमेंट की मैंने बात की, तो सर इंशाल्लाह जिस तरह हमारे बाकी प्रोविंसेस की कैपिटल्स हैं, इंशाल्लाह सर कोयटा भी एक बहुत खूबसूरत कैपिटल बनेगा। अच्छा इमराना, एक दफ़ा फिर बुलान मेडिकल कॉलेज पे आते हैं, यूनिवर्सिटी जी पे, और जी। उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा। ये बताइए कि यहाँ पंजाब के अंदर या KPK में या दूसरे सूबों में तो बड़ा टफ मेरिट है, बड़ा हाई मेरिट है मेडिकल में एडमिशन का। मेरा ख्याल है कि 97% नंबर लेने वाले को एडमिशन में आता है वो। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है ये मेरिट की, दाखिलों की, और स्टूडेंट्स मतलब कंपटीशन के हिसाब से कहाँ पे रेट करते हैं? सर बात ये है कि तकरीबन पिछले 2-3 सालों की मैं बात करूँगी तो काफ़ी हाई मेरिट था, बलूचिस्तान में भी काफ़ी हाई मेरिट था। लेकिन इस साल के जो रिज़ल्ट हमने एमडीकेट के देखे तो मेरिट काफ़ी कम नज़र आया। वो इस लिहाज से भी क्योंकि स्टूडेंट्स अभी ज़्यादातर आईटी की तरफ मूव कर रहे हैं, एआई की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा हो गई है, तो मेडिकल की तरफ लोग इतने आते नहीं अभी। पिछले सालों में स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती थी, मेरिट भी काफ़ी हाई होता था। हमारा मेरिट भी बलूचिस्तान का कोयटा का तकरीबन 90s तक चला गया था। लेकिन निस्बत उन पिछले 2-3 सालों के इस साल का मेरिट थोड़ा सा गिर गया है। वो हमें वजह ये मिली है, यही कहा जाता है और स्टूडेंट्स खुद भी यही कहते हैं कि उनका की जो इंटेंशन है, जो उनका तवज्जो है, उनकी तवज्जो है वो ज़्यादातर अभी आईटी की तरफ है। उनको ये लगता है कि अभी शायद मेडिकल में इतना फ्यूचर नहीं बनता जितना फ्यूचर आईटी का बनता है, क्योंकि फ्यूचर सारा आईटी है। तो इस वजह से मेरिट थोड़ा ड्रॉप हुआ है। लेकिन पिछले सालों की बात अगर की जाए तो मेरिट हमारा भी 90s तक चला जा चुका था। तो इसमें ये फीसेस की क्या सूरत हाल है? कितने पैसे लगते हैं आपको सरकार की तरफ से ये मेडिकल करवाने में? सर हमारी तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो गई अभी, इस बार तो काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी। लेकिन ये जो हमारा BMC है जिसमें मैं पढ़ती हूँ, बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इसे कह सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट है। अगर आपकी मेरिट पे है तो यही 50,000 है ऑलमोस्ट, जिसे हम कम ही कह सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। लेकिन जो मेरिट पे नहीं होती है उनकी ऑलमोस्ट 1,50,000 तक होती है, इतनी ही फ़ीस है। आप बताइए कि अपना लुकमान साहब कि आप क्या देख रहे हैं? कुछ चेंज देख रहे हैं पहले की निस्बत? अब जो गवर्नमेंट दावे कर रही है बलूचिस्तान की कि उसने एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए हैं और उसके नतीजे में यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में बेहतर हुआ है तालीम का निज़ाम, तो इस दावे को आप कैसे देखते हैं? सर गवर्नमेंट के जो दावा है कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो आए हैं सर, अभी तक क्योंकि गवर्नमेंट अभी नई आई है सर, इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है कि नए टीचर्स की इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स जो बंद थे उनमें इंडक्शन के लिए नए टीचर्स इंडक्ट किए हैं। बाकी सर और भी इन्होंने मतलब काफ़ी इदारों पे फोकस किया है कि जो इदारे बंद हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या जहाँ चीज़ें सही नहीं हैं, उनको सीधे बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर अभी तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट का टेन्योर जो है वो इतना आगे नहीं बढ़ा है अभी तक कि हम लोग कोई एक फ़ाइनल डिसीजन दे दें। हर गवर्नमेंट सर फर्स्टली पहले साल में थोड़ी सी एक्टिविटी शो करती है, उसके बाद जो है वो आखिरी साल में थोड़ी एक्टिविटी शो करती है, बीच का जो गैप रह जाता है। तो सर अभी जो रिफॉर्म्स हैं सर, रिफॉर्म्स इस लिहाज से कि अगर आप देखें जो टीचर्स के इंडक्शन के लिहाज से तो सर रिफॉर्म्स आए हैं, लेकिन कोई जो बेसिक हमारी एजुकेशन के अंदर कोई चेंज लेके आना या उसको रिफॉर्म करना या उसको करंट जो ओवरलैप करना, करंट जो इन्वायरमेंट है बाहर, जो ग्लोबली जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसके साथ ओवरलैप करना, उस लिहाज से सर कोई रिफॉर्म्स नहीं आए अभी तक। चलें यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और बलूचिस्तान का मसला, बलूचिस्तान के मुस्तकबिल से जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात, और हम बलूचिस्तान के मसाइल और वसाइल पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमराना, आप मुझे ये बताइए कि जहाँ पे भी डिस्कशन होती है, आपके सियासतदान, आपके हुक्मरान, ब्यूरोक्रेसी, बलूचिस्तान का मसला ये डिस्कस हो रहा होता है, तो आपके ख़्याल में बलूचिस्तान का मसला नंबर 1 क्या है? सर बलूचिस्तान के तो वैसे देखी जाए तो मैं कहूँगी बंडल ऑफ मसले बलूचिस्तान के। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इशू जो बलूचिस्तान का है, मैं बाकी सूबों से थोड़ा कंपेयर करना चाहूँगी
कि यहाँ पे जो हमारा बलूचिस्तान है सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे उस्मान भाई ने कहा कि मैं निकल गया था, ना मुझसे किसी ने पूछा, ना ये ना वो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। लेकिन हम बलूचिस्तान के रहने वाले यहाँ से ज़्यादा अच्छे वाकिफ़ है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से जो बाकी सूबों के लोग हैं वो यहाँ आने से डरते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए। हमारे रिसेंटली अभी यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे ना, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बाकी स्टूडेंट्स आए थे, तो उन सब से जिससे हमने पूछा वो यही कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से सेफ़ निकले, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से बाहिफाजत निकले। नहीं, तो मैं आपके ख्याल कहूँगी में ये मसला तो है, इसमें तो जी कोई जी शक नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में सिक्योरिटी का मसला तो एक लेवल पे है, जी जी लेकिन इस मसले को एग्जैजरेट नहीं कर दिया गया कि अब पूरे मुल्क में ये तासर फैल गया कि बलूचिस्तान गैर महफूज है। जी 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 बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसको काफ़ी एग्जिजरेट किया गया है, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल मैं नहीं कहूँगी, जो बाकी सूबों के लोग हैं वो यहाँ आने से डरते हैं। मैंने अभी स्टूडेंट्स की बात की तो हर एक की ज़बान पे यही था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए यहाँ से। हम जब भी कोयटा में कैंट से बाहर निकलते थे हमें ऐसा लगता था कि बस हमारी ज़िंदगियाँ तो अल्लाह के अमान में बस चली गई है। तो ये जो इशू है ना कि और यहाँ पीछे से घर वाले फ़ोन करके पूछते जी थे जी कि जी बिल्कुल सही जी जी सलामत है आप। बिल्कुल ऐसा ही था। मैं कोयटा में रहती हूँ, मेरे अपने घर वाले पूछते थे कि खैरियत से हो, कुछ हुआ तो नहीं है। तो ये जो इशू है ना, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगी कि सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, स्पेशली कोयटा में। सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं और उनको हाईलाइट भी सिक्योरिटी के मामले को इस लेवल पे सोशल मीडिया और मीडिया ने किया है कि वो एक थ्रेट बन गया है। जी जी आप बिल्कुल यही ऐसा कहना ही, चाह जी रहे जी हैं? मैं ऐसा ही कहना अच्छा, फिर चाहूँगी। इसका मैं सलूशन भी आपसे लूँगा कि इस मसले का हल क्या है ये आगे चल के। लुकमान साहब, आप बताइए, आपके ख्याल में मसला नंबर 1 क्या है बलूचिस्तान सर में? मेरे ख्याल से मसला नंबर एक परसेप्शन है कि मतलब जो बलूचिस्तान में एक एहसास महरूमी जो आ गई है उसको काउंटर, मतलब अभी कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे, जो आवाम है उसकी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे, कोई ऐसी पॉलिसीज़ या एंटरप्रेन्योरशिप या ऐसी कोई चीज़ नहीं ली जाती, क्योंकि वो एक एहसास महरूमी का भी शिकार बन चुके हैं। उसकी सर वजह सबसे पहले ये है कि हम लोगों के जो कबायली सरदार थे वो, और जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं सर, उनका एक हमेशा से एक रोल रहा है कि उन्होंने एक जो आम आवाम है, कॉमनर है, उसको सर उस पे एक उसको एक महरूम रखने की कोशिश की गई है कि आप उसको उसके फ़ायदे, उसके मुफीद की चीज़ें, उसको बेसिक्स नेसेसिटीज़ से इतना दूर किया जाता है कि वो आज अपना सबसे मेन मसला एक बिजली और पानी और इस तरह की चीज़ों को समझता है और वो उससे आगे निकल ही नहीं पाता है। तो ये आप बड़ी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी, ये भी नैरेटिव का एक बड़ा मेजर पोर्शन बलूचिस्तान को, एंटी बलूचिस्तान क़ुव्वतें जो हैं वो कहते हैं एहसास महरूमी। आप कह रहे हैं कि ये एहसास महरूमी ज़रूर है, लेकिन इस एहसास महरूमी को बलोच कबायली सरदारों ने ही महरूम रखा है अपने अवाम को। उनको बुनियादी ज़रूरतें मुहैया नहीं की, क्योंकि वही सरदार थे और वही हुकूमत में थे, तो उन्होंने नहीं दिया, तो इसलिए वो एहसास महरूमी जन्म ले रहा है। आप ये कह रहे हैं? जी जी सर बिल्कुल इसी तरह है कि हम लोग मतलब जो कॉमनर्स थे, अगर जैसे ब्रिटिशर्स या कोई भी कॉलोनिस्ट करता था कि आपको जो है एक, उसमें रखता था, एक महरूमियत में रखता था कि आप उसके लेवल पे नहीं आ जाए, कल आप उसको चैलेंज नहीं कर लें, आप उसकी सीट को चैलेंज नहीं कर दें। तो सर हमारे साथ ये बलूचिस्तान में पिछले 75 सालों में यही एक रवैया इख्तियार किया गया है कि कॉमनर्स को ऊपर आने से रोका गया है। इसीलिए आज आप बलूचिस्तान में देखें तो आप बलूचिस्तान में आपको कॉमनर्स नहीं दिखेंगे, आपको या तो प्रो एलाइट क्लास तबका दिखेगा या आपको पुअर तबका दिखेगा, आपको इंटरमीडिएट जो एक कम्युनिटी सिविलाइजेशन की वो होती है। जी मिडिल जी क्लास आपको नहीं मिलेगी। जी जी मिडिल या क्लास। आपको सरदार मिलेगा, वडेरा मिलेगा, या बिल्कुल बिलो पॉवर्टी जो रहने वाले जी लोग जी हैं वो बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। तो आपके ख्याल में ये मसला है कि एहसास महरूमी रखा गया है वहाँ पे और लोगों को डिप्राइव किया गया है जानबूझ के उनके बुनियादी हकूक़ से। जी जी सर। उस्मान साहब, आपने क्या लोगों से मिले वहाँ पे, देखा मुख्तलिफ आप लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, आपके यहाँ क्या परसेप्शन बिल्ट हुआ कि बलूचिस्तान का मसला नंबर 1 क्या है? सर मेरे हिसाब से जिस तरह आपने बात की, सर लोगों के जहन में एक ये परसेप्शन बनी हुई है कि बलूचिस्तान नहीं जाना, और सर बलूचिस्तान की यूथ का बहुत कम पाकिस्तान के जो बाकी सूबे हैं उनके साथ इंटरेक्शन है। तो सर मुझे ये लगता है कि हमें बलूचिस्तान की यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा बाकी सूबों की जो यूथ है उनके साथ इंगेज करना चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत अहम सूबा है और उसके लोग जो बहुत अहम लोग हैं पाकिस्तान के लिए। तो सर जब तक हम उन लोगों को एक्सपोजर नहीं प्रोवाइड करेंगे, जहाँ तक मैंने आइडेंटिफाई किया कि सर बलूचिस्तान की यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना, पाकिस्तान के डिफरेंट जो सूबे हैं जिस उनमें बलूचिस्तान की यूथ के एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर,
ताकि सर जो एक नेशनल इंटीग्रेशन वाला एलिमेंट है सर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो बलूचिस्तान के अच्छा, अंदर। एक जो एहसास महरूमी की बात की जाती है, लुकमान साहब ने भी वो बात की कि बलूचिस्तान में ये कहा जाता है, एक पॉपुलर नैरेटिव है कि बलूचिस्तान पसमानदा है, वहाँ पे लोगों को बुनियादी हकूक़ नहीं मिले। तो ये आप कश्मीर को आपने देखा है, आपका अपना इलाका है, इस्लामाबाद पिंडी भी आपने देखा है, पंजाब भी देखा हुआ है। तो ये जिन सहूलतों को वहाँ पे एहसास महरूमी का नाम दिया जा रहा है, ना मिलने को जिन सहूलतों को, क्या ये बाकी मुल्क के हिस्सों में दस्तयाब हैं हर जगह पे? सर अगर मैं अपने इलाके की बात करूं सर, मेरे गांव में 2005 के ज़लज़ले से आप सब वाकिफ़ होंगे। तो सर ज़लज़ला हुआ था तो जो हमारा मिडिल स्कूल की बिल्डिंग है सर वो ज़लज़ले में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और सर आप यकीन जाने वो मिडिल स्कूल की बिल्डिंग आके 2018-19 में बनी है, और वो भी 4 कमरे हुकूमत ने बनाए हैं। उससे पहले जो बच्चे थे वो स्कूल्स के शेल्टर्स में पढ़ते थे, और बर्फ़ पड़ती थी शदीद किस्म की, और अक्सर बच्चे पत्थरों पे बैठ के पढ़ते थे। तो सर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें सर, तो पाकिस्तान के जो बहुत सारे साइड एरियाज़ हैं, जिस तरह कश्मीर हो गया, बहुत सारी जगहों पे रोड्स नहीं है, बहुत सारी जगहों पे पानी का इशू है, बहुत सारी जगहों पे बिजली नहीं है। तो लेकिन यानी सर इसका ये कि मतलब नहीं है हम कि कह हम सकते हैं कि कश्मीर समेत केपी, पंजाब में भी मेजॉरिटी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बुनियादी ज़रूरतें आज भी दस्तयाब बिल, नहीं है लोगों को, और बिल्कुल उनके हालात बिल्कुल भी सर ऐसा ही है। बलूचिस्तान के लोगों के साथ मिलते जुलते ही हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बिल्कुल इसके सर, लेकिन इसमें बावजूद मैं एक बात ऐड कर इसके बावजूद एहसास महरूमी का नैरेटिव बाकी जगह पे उस तरह नहीं उसको उभारा जाता जिस तरह बलूचिस्तान में उभारा जाता है। सर उसके अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ कि बाकी सूबों के अंदर जो यूथ है उसके अंदर एक उम्मीद है, और बलूचिस्तान के अंदर जो बाकी सूबों की, क्योंकि बाकी इंटरेक्शन होता रहता है यूथ का, सिंध का हो रहा होता है पंजाब के लोगों के साथ, कश्मीर का जीबी के साथ, जीबी वालों के इस्लामाबाद में, और बलूचिस्तान की भी यूथ का होता रहता है, इतना भी वो नहीं है। लेकिन सर मेरा ये यहाँ पर ये पॉइंट है कि जितना हम ये जो यूथ है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को इनको आपस में इकट्ठा बिठाएंगे, इनकी आपस में दोस्तियां होंगी सर, इनकी आपस में ये एक, मैं बलूचिस्तान पढ़ने के लिए जाऊंगा, बलूचिस्तान का बच्चा कश्मीर पढ़ने के लिए आएगा, तो सर जो एक कौमियत वाला कंसेप्ट है जिसकी बुनियाद पर हमारा ये मुल्क बना हुआ है, कलमे की बुनियाद पे, सर वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, और यही सर ये यूथ जो है इस मुल्क की तरक्की के अंदर एक अहम अपना किरदार अदा करेगी। तो इमराना, आपने कहा था मसला नंबर 1 कि सिक्योरिटी परसेप्शन जो बिल्ट हो गया है पूरे मुल्क के अंदर, कि सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा है बलूचिस्तान को। आपके ख्याल में इसका सलूशन क्या है? ज़िम्मेदार कौन है पहले इसका, कि ये परसेप्शन बिल्ट करने का ज़िम्मेदार कौन है, और फिर उसका सलूशन क्या है? सर देखिए, ये जो परसेप्शन बना भी है एक लिहाज से गलत परसेप्शन भी नहीं बना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में काफ़ी सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जिनको हम कहेंगे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं फिर से नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ, काफ़ी दखल अंदाजी है उन ऑर्गेनाइजेशंस की। तो जिनकी वजह से बलूचिस्तान में जो है ना वो एक परसेप्शन बना है कि यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, और ये सिर्फ परसेप्शन ही नहीं है, यहाँ समहाउ सिक्योरिटी वाक़यात इश्यूज़ हो है भी भी। जाते हैं, होते हैं जी 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 वाक़यात, बिल्कुल खुदकुश होते हमले हैं, हो जाते हैं, होते हैं। और इस यही तरह के। अपने जो यंगस्टर है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हमारे यूथ में से ही जो है ऐसे निकलते हैं जो जिनकी वजह से जो है ना पूरा जो बलूचिस्तान है उनका इमेज ख़राब हो जाता है। जिस तरह हमारे अपनी यूनिवर्सिटी से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनसे ही सुसाइडल बॉम्बिंग्स निकल जाते हैं। स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आके, इवन उनमें फीमेल्स भी होती हैं जो इन चीज़ों में मुलविस होती है। तो मैं कहूँगी कि ये जो परसेप्शन है इसको सिर्फ परसेप्शन ही नहीं कहूँगी, समहाउ ये रियलिटी भी है, क्योंकि इस तरह के हादसात हो जाते हैं। और इसके लिए ज़िम्मेदार जो है मैं गवर्नमेंट को ही कहना चाहूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए शायद इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं है, शायद इसको अभी तक इतना हार्ड। इसमें मीडिया का और सोशल मीडिया का कितना हिस्सा है इस परसेप्शन को बनाने में? सोशल मीडिया का तो मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है इसमें, क्योंकि वही आपकी बात है कि काफ़ी बढ़ चढ़ कर एक चीज़ होती है ना, उसको काफ़ी बढ़ चढ़ कर पेश किया जाता है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं करती बल्कि मतलब सिर्फ मसलन न्यूज़ आप पे नहीं होती। खुदकुश हमले की बात कर रहे हैं ना, एक जगह पे खुदकुश हमला हुआ, बलूचिस्तान 45% एरिया है, जी जी वहाँ पे किसी एक जगह पे खुदकुश हमला हुआ, जी जी तो वो खुदकुश हमला इस्लामाबाद में भी तो हुआ। वही बात यहाँ है। इस्लामाबाद में तो किसी ने नहीं कहा कि आप सड़क पे ना निकलना, अब हालात बहुत ख़राब हो गए। इस्लामाबाद कचहरी में ये पिछले महीने ही खुदकुश हमला हुआ ना। जी जी तो ये इधर खुदकुश हमला होता है तो उसको वही उसी जगह के हवाले से लिया जाता है कि एक वारदात है, होगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, आगे मामला बढ़ते हैं। कोई ऐसा खौफ और हरास नहीं फैलता कि ज़िंदगी जाम हो जाए या बाहर से आने वाले लोगों पे खौफ और हरास तारी हो जाए।
ऐसा बलूचिस्तान के हवाले से क्यों होता है? बलूचिस्तान के लोग उनमें ये है कि डिप्राइवेशन का थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि शिकार है। बस उनको ये लगता है कि मतलब हम महरूमी जो है वो सिर्फ हम लोगों में ही है। लेकिन ये बात मैं ख़ुद भी कहना चाहूँगी कि ये जो इश्यूज़ है ना, ये बाकी सूबों में भी होते हैं। लेकिन ये बात भी कहूँगी कि एज़ कम्पेयर टू बाकी सूबों के बलूचिस्तान में जो है वो ज़्यादा होते हैं। ये बात कोई माने ना माने, लेकिन बलूचिस्तान में बाकी सूबों के मुकाबले ये ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मैं ये बात भी कहूँगी कि बलूचिस्तान इग्नोर्ड प्रोविंस है। ये बात जो है ये फैक्ट है और ये रियलिटी है कि बाकी सूबों के मातहत ये इग्नोर्ड है। क्योंकि मैं कराची भी गई हूँ, मैं इस्लामाबाद भी गई हूँ, मैं पंजाब, पेशावर, हर जगह में गई हूँ। तो वहाँ मुझे क्यों ये डर नहीं होता कि मैं रात के 12 बजे निकल रही हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। चले रात के 12 बजे छोड़ दें, मैं दिन के वक्त ही निकल रही हूँ, मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। यही खौफ मुझे बाकी सूबों में महसूस नहीं होता, यही खौफ मुझे अपने बलूचिस्तान में महसूस होता है। तो मैं कहूँगी कि एक लिहाज से ये रियलिटी भी है, परसेप्शन को थोड़ा साइड पर रखें। लुकमान साहब, ये जो परसेप्शन ही फ़िलहाल मैं बात करूँगा, चले इसमें रियलिटी को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हम कि वाक़यात हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन ये परसेप्शन बिल्ड करने में और इस तरह का माहौल बनाने में कोई इंटरनेशनल फोर्सेस का भी आप किरदार समझ रहे हैं कि वो भी आलमी ताकतें भी कोई इसमें मुलव्वस हैं? कोई आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस हवाले से? सर, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि चूँकि किसी भी ख़ित्ते में कोई भी चीज़ हो रही होती है, कोई मिसहैपन हो रहा होता है या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो लाजमी सी बात है दूसरे ममालिक की प्रॉक्सीज़ जो होती हैं वो यहाँ ऑपरेट कर रही होती हैं। इंस्टेबिलिटी में दूसरे ममालिकों की प्रॉक्सीज़ का एक बहुत अहम किरदार होता है। उनको वहाँ से बेनिफिट हो रहा होता है और जो ये अनासिर जो चाहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता है। तो विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए। तो सर, बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि दूसरे ममालिकों का एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर इम्पोज़ किया जाता है। यहाँ पर आप चाहे हमसाय ममालिकों में जो आपके साथ नहीं खड़े, वो एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं कि वो इस तरह के वो आपकी चीज़ों को और मज़ीद हाईलाइट करके आपको ही बताते हैं कि आप कितने डिप्राइव्ड हैं। आपको बेशक अगर यहाँ की मीडिया अगर उस तरह नहीं करती, लेकिन उधर की मीडिया आपको एक और परसेप्शन दे देती है कि आप इस तरह महरूम हो। वो आपको कंपेयर कर देंगे इस्लामाबाद के साथ, किसी और ऐसे सूबे के साथ, कि आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि आप महरूम हो और उसका वजह, उसकी जो वजह, मेन जो वजह होगी, उसको किसी और के ज़िम्मे डाल दिया जाएगा। अच्छा उस्मान साहब, आपके ख्याल में ये जो बलूचिस्तान की तस्वीर बनी है, इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस का कितना हाथ है? सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा सर, रिसेंटली हमने देखा है मार्का हक सर बुनियानुल मरसूफ में सर कि जो हमारा एनिमी, आइडेंटिफाइड एनिमी है सर, जो हमारा दुश्मन है सर, उसको हमने सर ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है। क्योंकि सर हमें पता ही है हमारा दुश्मन है, हमें डायरेक्ट पता है, हमने पूरी दुनिया ने सर देखा है कि किस तरह सर अमरीकी सदर ने भी कहा है, हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, द ग्रेट फाइटर, और सर पूरे आलम इस्लाम ने भी एक्नॉलेज किया है सर, जो हमारा एक आइडेंटिफाइड एनिमी है सर, हमने ये देखा है कि उसको किस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक इबरतनाक शिकस्त दी है और पूरी दुनिया ने ये अपनी आंखों से देखा है। और सर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वॉर में हमने एक फतह हमें अल्लाह की मदद से हासिल हुई है। जब सर हमारे दुश्मन को ये पता चल गया है कि इस मुल्क के अंदर इन लोगों से मैं डायरेक्ट नहीं लड़ सकता, तो फिर जो हमारी इस मुल्क के अंदर सर जो हमारी सूबाई मोहब्बतें हैं सर, मैं कहूँगा इसको कि सर जो बलोचियों का पंजाबियों के साथ रिश्ता था, जो कश्मीरियों का सिंधियों के साथ रिश्ता है, तो सर वो इनडायरेक्टली जो सर जो वॉर का कॉन्सेप्ट लेकर आया हुआ है, स्टेट इन अ स्टेट वॉर जैसे टैक्टिक्स यूज कर रहा है सर, लोगों को ये सोशल मीडिया के जरिए और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के जरिए ये एहसास कमतरी का शिकार करवा रहा है सर, और लोगों के बीच में ये कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है कि फलां सूबे में ये हक है, फलां रियासत को ये मिला हुआ है, आपको ये नहीं मिला हुआ, ताकि ये आपस में लड़ लें और सब जो दुश्मन का जो गोल है मिला वो हुआ अचीव है हो वो जाए। डिस्कस नहीं होता, जो नहीं मिला हुआ उसको डिस्कस किया जाता है ज़्यादा। बिल्कुल सर, ये जो दुश्मन जो है सर, जो दुश्मन की चालाकियां सर, ये बहुत अहम वक्त है, हमें उसकी चालाकियां समझनी होंगी, और जो सर ये मुल्क है इसे एक अजीम मुल्क बनाना पड़ेगा, आपस में इकट्ठे होकर सर इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क अच्छा, की अब खुशहाली, एक अगले इस मुल्क सवाल की बेहतरी के अगले लिए काम सवाल की करना होगा। जानब चलते हैं। इमराना से वो सवाल मैं करता हूँ कि ये बताइए कि ये जो बलूचिस्तान की एंटी कुव्वतें हैं जो वो बलूचिस्तान की आज़ादी का नारा लगाती है कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद कराएंगे, और
बड़ा पॉपुलर उसके नगमे बनाए जाते हैं, सॉन्ग्स बनाए जाते हैं और नौजवानों को मुतवज्जो किया जाता है। आपके ख्याल में बलूचिस्तान की आज़ादी का जो ये नारा है, ये इसमें कोई हकीकत है? बलूचिस्तान आज़ाद हो सकता है और किससे हो सकता है? और अगर जिस तरह की वो बलूचिस्तान की आज़ादी कहते हैं, अगर वो आज़ादी मिल जाए तो फिर आम लोगों को हकूक़ मिल जाएंगे? नहीं सर, ये तो ऐसा तो बिल्कुल मैं कहूँगी ये एक नामुमकिन सी बात है। बलूचिस्तान हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा था, है और इंशाल्लाह रहेगा भी। ये जो आज़ाद बलूचिस्तान के या नारे लगाते हैं, ये बिल्कुल एक मैं फालतू सी बात कहूँगी इस चीज़ को। ये इसका जो मेन मकसद है वो सिर्फ़ है सबवर्जन और रेडिकलाइजेशन, जो कि ख़ास कर हमारे जो यूनिवर्सिटी के यूथ है, उनके माइंड में ये चीज़ बहुत अच्छे से फ़िक्स की गई है। जो हमारे बलोच बहन भाई हैं, जिनको हम नाराज़ बलोच बहन भाई कहते हैं, उनका जो इनके जो पीछे पीछे जो एक फ़िनोमेना है ना, जो एक बैकग्राउंड है, वो यही चीज़ है कि उनके माइंड में सिर्फ़ ये चीज़ इसीलिए डाली गई है ताकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जा सके। और उनको ये कहा जाता है कि भई आप लोग यहाँ आज़ाद नहीं हो, आपको यहाँ आपके हकूक़ नहीं मिल रहे, आपके लोगों को गायब किया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, ये तो वो। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कभी बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है और ना ही ऐसा मुमकिन है। ये सब उनके, मैं कहूँगी कि ख़याली पुलाव जो पका रहे हैं, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। लुकमान साहब, ये बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे में कोई है वज़न? नौजवान क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं इस जानब? अगर ये बलूचिस्तान को आप समझते हैं कि ये पहले नंबर पे तो आज़ादी लेनी कैसे है, और फिर अगर कोई आज़ादी लेनी है, आज़ाद ग्रेटर को बलूचिस्तान बनाना है, और अगर वो बन भी जाता है तो फिर ये बलूचिस्तान के नौजवानों के मसाइल हल हो जाएंगे? सर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस लिहाज से ये है कि यही जो पहले मैंने बात की कि एहसास महरूमी, उसी एहसास महरूमी से इन्होंने एक जो आजकल एक बहुत पॉपुलर नैरेटिव हुआ है कि आज़ाद बलूचिस्तान का, वहाँ पर उन्होंने वो एक सॉल्यूशन जो है प्रॉक्सीज़ की मदद से सामने रखा गया है, पोर्ट्रे किया गया है कि ये एक सॉल्यूशन हो सकता है आप लोगों के तरफ से, कि मतलब आप लोग जो है हुकूक आप लोग को इस तरह मिल सकते हैं। लेकिन सर मेरा नैरेटिव ये है कि अगर बलूचिस्तान कल के दिन आज़ाद हो जाता है तो उसको रूल कौन करेगा? अगर ये लोग ये बात कर देते हैं कि बलूचिस्तान आज़ाद, तो उसको रूल कौन करेगा? कौन सी पार्टी? जो यहाँ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी वो नवाब सरदार भी रहे हैं, क्या वो इसको रूल करेंगे? या जो लोग पहाड़ों पे लड़ रहे हैं वो लोग उसको आके रूल करेंगे, या एक कॉमनर उठ के रूल करेगा? क्योंकि सर तीनों सिचुएशंस में मैं एक चीज़ देखता हूँ कि अगर पहले जो हमारे सरदार नवाब थे वो आके वापस रूल करेंगे तो सर वही चीज़ हो जाएगी कि महरूमी, फिर एहसास आज़ादी कैसे महरूमी, हुई? फिर आज़ादी नहीं हुई। अगर वो आके, अच्छा वो जो पहाड़ों पे हैं वो आके करेंगे तो ये नवाब और इनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, ये लोग आपस में ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कौन सी ट्राइब इसको वो करेगी? क्योंकि यहाँ पर नंगो नामूस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर जो है एक ट्राइबल, यहाँ पर समझा जाता है कि ये कौम जो है वो ज़्यादा ऊंची है। जहरी को ले लें, मिंगल को ले लें, ये आपस में इनके बहुत अरसे तक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इन बातों पे कि हम ज़्यादा जोर हैं आपसे, या हम ज़्यादा एक प्रायोरिटी रखते हैं इन चीज़ों पे। तो सर ये एक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स का भी ज़रिया बन सकता है, और दूसरी ये चीज़ कि इसको रूलिंग जो आम आवाम है वो इसी तरह एक इंगेज, एक फाइटिंग में इंगेज रहेगी ही रहेगी। इस तरह की सर चीज़ें मेरे ख्याल से ये यानी आपके ख्याल में बलूचिस्तान की जो आज़ादी का नारा एक ख्वाब दिखाया जाता है, उस ख्वाब को अगर थोड़ा सा उस पर गौर कर लिया जाए तो उसकी तस्वीर बड़ी भयानक होगी, वो कोई खुशकुन तो नहीं होगी? जी जी बिल्कुल। वो जिस तरह हम लोग पहले फिर भी ये होता था कि पहले ज़माने में कोई रियासत आज़ाद होती थी, उस रियासत में इतनी खूनरेज़ी, इतना एक प्रॉक्सीज़ नहीं काम करती थी जिस तरह आज हमारे यहाँ। और बलूचिस्तान जियोपॉलिटिकल हम लोग अगर देखें सिचुएशन के हिसाब से एक बहुत अहम खित्ता है, और उस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो आज़ादी अगर आज़ाद हो भी जाए तो उस पर किसी न किसी, जिस तरह नेपाल पे आज इंडिया का इन्फ्लुएंस है, उस तरह किसी न किसी मुल्क का इन्फ्लुएंस उस पर रहेगा, चाहे ख्वाह वो ईरान हो, क्योंकि ईरान का भी एक खत्ता वो क्लेम किया जाता है, अफ़गानिस्तान हो, अफ़गानिस्तान का भी एक खत्ता क्लेम किया जाता है। तो सर एक ना एक मुल्क की एक ऊपर सुपर पावर और भी रहेगी। ये तीनों मुल्कों के साथ एक जंग करके और इस खित्ते को आज़ाद कराना, क्या ये कोई मुमकिनात में से है बात, या ये दीवाने का ख्वाब है? सर देखा जाए तो इस दुनिया में मुमकिनात की तो हम लोग एक पॉसिबिलिटी की तो बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि इस चीज़ का जो हमें आउटकम मिलेगा एक बहुत डिज़ास्ट्रस और एक बहुत
एनार्की मिलेगा हम लोगों को इस खत्ते में आगे भी फिर अमन और सुकून की हम लोग गुंजाइश नहीं देख सकते। चलें यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी है, मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू हो रही है, और ये गुफ्तगू भी बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के साथ, यानी बलूचिस्तान के नौजवान तलबा व तालिबात के साथ हो रही है। तो इमराना, ब्रेक से पहले आपने बात की बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से। बलूचिस्तान में एक रिफॉर्म्स का अमल भी शुरू हुआ है, इस्लाहात हुकूमत कर रही है कुछ, और इसमें मुझे तो लगता है कि एक बड़ा एक तारीख़ी इक़दाम हुआ है जो बलूचिस्तान के बी एरियाज़ को ए एरियाज़ में कन्वर्ट किया गया है, जिसके नतीजे में लेवीज़ ख़त्म कर दी गई है जो कि एक सदियों पुरानी पुलिस थी, और पूरे का पूरा बलूचिस्तान अब एक ही निज़ाम के तहत वो उसको डील किया जाएगा। तो आपके ख़्याल में इस इक़दाम का फ़ायदा होगा बलूचिस्तान को, या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे? सर मेरे ख़्याल से, मेरे अंदाजे से तो इसका फ़ायदा ही होगा। मैं इसको बड़ा पॉजिटिव देखती हूँ, पॉजिटिव वे से, क्योंकि ये सरदारी निज़ाम का ख़त्म करना, लेवीज़ का ख़त्म करना, मेरे ख़्याल से तो ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि ये जो बलूचिस्तान है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये ट्राइबल एरिया है। यहाँ पर अगर एक सरदार ख़त्म होता है तो उसी सरदार के ख़ानदान का अगला के बैठ जाता है, वो ख़त्म होता है तो उसी का अगला के बैठ जाता है। तो मैं इससे एक बहुत ही पॉजिटिव वे से देखती हूँ कि ये काफ़ी अच्छा सिस्टम बना है कि पूरा बलूचिस्तान एक ही निज़ाम को लेकर आगे बढ़े। इससे फिर लोगों के गिले शिकवे भी ख़त्म होंगे, लोगों का ये जो कह सकते हैं ना कि टेररिज्म की तरफ बढ़ते हैं इसी वजह से कि वो कहता है मुझे ये हक़ नहीं मिला तो फ़ला बंदे को क्यों मिला। तो मैं ये कहूँगी बड़ा अच्छा रिफॉर्म आया है कि बी एरियाज़ को ए में कन्वर्ट कर देना, बड़ा ही पॉजिटिव चीज़ से मैं देखती हूँ इसको। लुकमान साहब, आपके क्या ख्याल है इस बारे में? जी सर, जैसे इन्होंने बोला कि बी एरियाज़ को ए एरियाज़ में कन्वर्ट करना एक बहुत अच्छा रिफ़ॉर्म, एक बहुत रेवोल्यूशनरी रिफ़ॉर्म है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पहले जो है काफ़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहे हो जाएँ, एजुकेशन फैसिलिटीज़ चाहे हो जाएँ, चाहे आपको कोई सरकारी काम कराना हो वो आपको बहुत दूर दराज इलाकों में ट्रैवल करना पड़ता था। बी एरियाज़ को एरियाज़ में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि आपकी अब जो जैसे डोर स्टेप्स पे आपके नज़दीक से नज़दीक करते जा रहे हैं चीज़ों को, कि आप जो है नज़दीक से नज़दीक आपके काम हो जाएं, आपके बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स वहाँ पर हों, आपके एजुकेशन बेहतर हो, और जो तामीराती काम है वो भी इसी लिहाज से तेज़ी पकड़े, रफ्तार पकड़ेगी। जी सर। अच्छा, इसमें जो सरदारी निज़ाम है वो उसका भी ख़ात्मा हो गया, क्योंकि सरदार की जो पुलिस थी वो तो लेवीज़ थी, अब पुलिस उसकी ख़त्म हो गई है। पुलिस अब जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की पुलिस होगी, वहाँ पे सरदार का वो रोल जो था जो एडमिनिस्ट्रेशन में वो ख़त्म हो गया है। तो इससे वो एक बात ये कही जा रही है कि बलोच रवायात को पामाल किया गया है, और इससे बलोच जो सरदार है वो उसकी एक रवायत है और कबीले का एक रस्म व रवाज है। तो ये भी ऐसी कोई आम बलोच ये बात सोचता है, या आम बलोच ये देख रहा है कि अब गवर्नमेंट उसके डोर स्टेप पे पहुँचेगी और उसके मसाइल हल होंगे? सर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ साउथ बलूचिस्तान से, वहाँ तो सर ये सरदारी निज़ाम इतना ख़ास डोमिनेट नहीं किया हुआ है उसने सोसाइटी को, एज़ कम्पेयर टू खुजदार जो इलाका है वहाँ पर जो है सरदारी निज़ाम ने बहुत डोमिनेट किया हुआ है सोसाइटी को, और उन्हीं के ट्रैवल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही खुजदार में जो है तरक्की, अगर खुजदार में वो नहीं होता तो खुजदार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता। तो मेरे ख्याल से अवाम जो है वो इन ट्रैवल कॉन्फ्लिक्ट से आप कह रहे हैं कि जिन इलाकों में सरदारी निज़ाम मजबूत नहीं था वहाँ अच्छे डेवलपमेंट हुई, वहाँ काम ज़्यादा हुए? सर वहाँ भी काम इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर अमन सुकून की सूरत हाल अगर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर आम बलोच आदमी वहाँ पे कदरे उसको राइट्स ज़्यादा बेहतर मिले। जी वहाँ पर जो है आम बलोच को जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके आपस में उनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा सर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। वो जो दूसरे इलाके जो सरदारी निज़ाम के अंडर आते हैं वो सिर्फ सरदारों के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी ख़राब होती है, आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जबकि जो हम साउथ बलूचिस्तान को देखें वहाँ पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स कम है। बाकी जो वहाँ पर इंसर्जेंसीज वगैरह वो हैं, लेकिन वो दैट्स एन अनदर फैक्टर। लेकिन जो है वो यहाँ पर आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें इस चीज़ में बहुत कमी देखी गई है कि सरकार कोई काम अगर करना चाहे तो उसकी रुकावट नहीं बन सकती, कोई और गवर्नमेंट या कोई सरदार आके उसकी रुकावट नहीं बन सकता है। जबकि दूसरे इलाका में ये चीज़ देखी गई है कि वहाँ पर सरकार अगर वो सरकार के अंदर है तो वो काम करने देगी, अगर अंदर नहीं है तो वो उस चीज़ में रुकावट बनेगी। बल्कि माजी में तो अक्सर यही नहीं रहा कि जो सरदार था वही सरकार होती थी, हुकूमत में भी वही होता था और कबीले का सरदार भी वही होता था। तो अगर कबीला महरूम रहा है तो फिर उसी की वजह से महरूम रहा है।
क्योंकि हुकूमत में भी तो वही था। बिल्कुल सर, मेरा मोटिव यही है कि जो सरदार थे इन्होंने ही महरूम करके रखा हुआ था पूरे टाइम बलूचिस्तान को, और आज भी सर इसी ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बेसिस पे, एक एथनिसिटी की बेसिस पे वो अपने वोट, आजकल पहले तो ये था कि अपनी सरदारी मजबूत करने के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए, आजकल वही सरदार जो है वो इलेक्शंस में होते हैं, वही सरदार वोट गेन करने के लिए एक एथनिसिटी को एक बेस बना के वो वोट कलेक्शन करते हैं। क्योंकि किसी भी इंसान को दीन या उसकी एथनिसिटी की बेस पे जज्बात में लेके आना एक बहुत आसान और एक पॉपुलिस्ट अमल है, जो हम लोग अगर थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री देखें तो ये चीज़ एक प्रैक्टिस में रही है। किसी को भी गवर्नमेंट में आना होता है, किसी को भी पावर में आना होता है, तो एथनिसिटी को बेस बना देता है ताकि वो, और या रिलीजन को बेस बना देता है। अच्छा, एक हमारे यहाँ ये डिबेट होती है, अक्सर हमारे दानश्वर भी यही कहते हैं कि बलोच ट्राइबल सोसाइटी है और वहाँ पे सरदार के बगैर तो ना कोई हुकूमत कामयाब हो सकती है, ना कोई लोगों की बेहतरी हो सकती है, ये बहुत मजबूत रवायत है, इसको रहना चाहिए, और जब तक आप सरदार को आप माइनस करेंगे तो इससे कभी मसला हल नहीं होगा। तो ये इसमें आपकी राय तो डिफरेंट नज़र आ रही है मुझे। सर 75 साल से अगर हम लोग देखें या उससे पहले भी देखें, सरदार ही हमारे सरबराह रहे हैं। लेकिन साउथ बलूचिस्तान की नहीं, मैं आपको दूसरे साउथ बलूचिस्तान में एक 10 साल हो गए होंगे, एक डेकेड हो गया होगा जिसमें सरदारी निज़ाम जो है वो मफलूज हो गई है। और उसके लेकिन वहाँ पे अगर सरदारी निज़ाम कमज़ोर हुआ तो आम आदमी को मौका मिला आगे बढ़ने का, हुकूमत में आने का भी। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जैसे लोग आए जो कि एवरेज फैमिली से थे वो। जी बिल्कुल, यही मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो दूसरे ट्राइबल जो हमारे बलोच, उसमें मेन चीज़ मोरल है। मोरल करेक्टर, आपका जो करेक्टर, मोरल आपके वैल्यूज़ जो आपके पास आ जाते हैं, आपके जो बाकी आपकी क्या आप कर क्या रहे हो, उस लिहाज से सरदार का निज़ाम एक जैसे इंसान आगे बढ़ता रहता है, इंसान चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सरदारी निज़ाम ये था कि एक आपका वो होता था, वो इस टाइम वो उस दौर की बात है कि आपके तालीम याफ्ता आवाम आपकी नहीं होती थी, आपके पास शऊर नहीं होता था, कबायली समाज होता था और ये नेशन स्टेट तो होती नहीं थी। जी तो वो आपका एक सुपीरियर पावर, जो उसके पास पैसा होता था वो सरदार बन जाता था और वो एक चीज़ संभालता था क्योंकि उसके पास शऊर उस टाइम ज़्यादा होता था। आजकल तो सर हर किसी के पास तालीम घर के दरवाज़ा तक आ गई है, शऊर आ गया है आवाम में। तो सर जो कोई सिविलाइजेशन जब मॉडर्न की तरफ जाती है, सिविलाइजेशन जब शऊर आ जाता है किसी भी कौम में, तो सर उसको फिर सरदार की ज़रूरत नहीं होती, उसको लीडर्स की ज़रूरत होती है। उस्मान साहब, आप इन दोनों चीज़ों पे कमेंट कीजिएगा। एक तो पहले आपसे मैं नहीं पूछ सका कि ये जो बलूचिस्तान में आज़ादी का नारा लगाया जाता है और ये इसको कहा जाता है कि बड़ा पॉपुलर नारा है और नौजवान इसका शिकार हो रहे हैं, ये आज़ादी के नारे की हकीकत क्या है आपके ख़्याल में? और फिर ये दूसरा कि जो सरदारी निज़ाम का ख़ात्मा किया गया है और बी एरियाज़ को ए एरियाज़ में तब्दील किया गया है, ये इन दोनों जो इक़दामात हैं इन पे आप अपना तबसरा और तज्ज़िया दें। सर जहाँ तक आज़ादी का नारा है सर, इस पे मैं यही कहूँगा कि सर दुश्मन की एक फैंटेसी टर्म्स वो नई नई इंट्रोड्यूस करता है जो यंगस्टर्स हैं उनको अपनी तरफ गैदर करने के लिए। तो सर इनसे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान एक अपना वजूद रखती है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम सूबा है। तो मेरे ख्याल से ये दुश्मन की फैंटेसी जो वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करके यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक प्रोपोगेंडा करेगा, तो आई डोंट थिंक सो दैट कि बलूचिस्तान की यूथ इसकी तरफ डाइवर्ट होगी। तो सर ये टैक्टिक्स तो यूज़ करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान एक रेजिलिएंट नेशन है और पाकिस्तान ने हमेशा ये साबित किया है कि जिस मर्ज़ी किस्म से, जिस मर्ज़ी तरीके से, जिस मर्ज़ी चीज़ से आप इसकी यूथ को डिट्रैक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन ये जो नेशन है ये हमेशा अपना जो असल मकासद हैं उनकी तरफ रही है। जहाँ तक सर सरदारी निज़ाम का है तो सर मेरा इतना ज़्यादा तो नहीं रहा बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन सर अगर मेरा ये प्रोस्पेक्टिव है कि अगर एक सरदार भी अपनी जो अवाम है उसके लिए बेहतरी का सोचे तो इसमें कोई मामूलियत नहीं है। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनली बात है सर, रियासत के अंदर हर शख्स, हर शहरी बराबर है, उसके बुनियादी हकूक़ है ना। और सर ये आप सल्लम का खुतबा हज्जतुल वदा है कि ना किसी अरबी को अजमी पे, ना किसी अजमी को अरबी पे फ़ोकियत हासिल है। तो सर वो जो एक चार्टर ऑफ मदीना जो आप सल्लम ने हमें दिया हुआ और एक जो सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वलिटी है, तो सर जब हम इनको देखते हैं तो सर मेरे हिसाब से तो एक सरदार हो या एक ज़िम्मेदार हो, ये दोनों बराबर हैं। आइन ने पाकिस्तान भी इन्हें बराबर हैसियत का दर्जा देता है। और सर जो हमारी इस्लाम है उसने तो आज से 1500 साल पहले
अरबी को अजमी पर नहीं फोकियत दी, तो सर आज कैसे यहाँ पर ये दी जा सकती है इस 21st सेंचुरी के अंदर, ठीक ये जो ठीक मॉडर्न है, सेंचुरी चल रही है इसमें? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इमराना, आप बताइए कि ये बलूचिस्तान के बारे में एक परसेप्शन करप्शन की भी है कि बलूचिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर सरकारी मामलात में, ठेकों में, तामीरात में, और जो भी कोई मंसूबा होता है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। ये भी एक बड़ी परसेप्शन है। तो नौजवान इस हवाले से क्या सोच रखते हैं? समझते हैं कि वाकई बलूचिस्तान में बड़ी करप्शन है, या ये भी एग्जैजरेट किया गया है इस मामले को भी? सर, बलूचिस्तान में मैं कहूँगी, जो मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मैं जानती हूँ बीइंग अ यूथ, तो बलूचिस्तान में हाँ करप्शन है। देखिए, बाकी सियासी बातें तो साइड पर रख के, शायद मैं इतना नहीं जानती उन बारे में। मैं एज अ स्टूडेंट बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत बार एमडीकेट, बहुत बार मतलब 3 बार मैं एमडीकेट का अटैम्प्ट दे चुकी हूँ। इसके अलावा बाकी भी ऐसे टेस्ट है जिसके हम अटैम्प्ट दे चुके हैं। तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी सामने आती है कि बस पैसा दे के वो सीट उस स्टूडेंट की हो जाती है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें सुनने को मिलता है, बल्कि वो ये हम आई विटनेस है खुद ही इस चीज़ के, कि करप्शन के थ्रू यहाँ पे बड़ी आसानी से सब कुछ मिल जाता है। और रही बात एग्जेजरेशन की, तो एग्जेजरेट किया जाता है, बिल्कुल ये बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ होती है करप्शन, ये रियलिटी है। मैं एजुकेशनल लिहाज से अगर बात करना चाहूँ, सो यस, इट्स ट्रू, ये चीज़ जो है ये एग्जिस्ट करती है यहाँ। वन लाइनर दें मुझे कि सबसे पहले अब हुकूमत को आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए उसको प्रायोरिटी बेस पे? प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, एक जुमले में हुकूमत को क्या करना चाहिए? सर, हुकूमत को हमारे यहाँ परसेप्शन के बेसिस पे और एजुकेशन के बेसिस पे बहुत अहम किरदार अदा करना चाहिए कि उनका एक जो लॉजिकल परसेप्शन है, उनको अपनी जो चीज़ें उनकी कारकर्दगी है उनको सामने रखनी पड़ेंगी आवाम के, और उनके साथ एक बहुत ह्यूमेनली और एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ताकि वो आगे भी प्रोग्रेस अपनी करते इमराना, आप बताइए हुकूमत क्या करे? सर, मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि सबसे पहले तो सिक्योरिटी इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहिए, एंड सेकेंडली, जैसे कि इन्होंने कहा कि एजुकेशनल, तो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ ही है जो इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, और जब इनका एजुकेशन इस लेवल पे होगा तो आई थिंक कभी ऐसा हो नहीं बहुत पाएगा। शुक्रिया इमराना अजीज़, आपका बहुत शुक्रिया। लुकमान साहब, आपका शुक्रिया। उस्मान जहांगीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बलूचिस्तान के हवाले से इस मुकालमे में हिस्सा लिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।